हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस इंस्टीट्यूट में। और आज हम डिस्कस करेंगे अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर 5 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर एनसीईआरटी की किताब से प्रिपेयर किया गया है और इस लेक्चर में फुल चैप्टर को कवर करके प्रैक्टिकल को भी सॉल्व करके बताया गया है। क्योंकि प्रैक्टिकल क्या होते हैं, साइंस की कोई भी थ्योरी या सिद्धांत को सही साबित करते हैं कि वाकई में वह थ्योरी वो सिद्धांत जो जनरल फिनोमिना है उसको सिद्ध करता है या नहीं। इस लेक्चर में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। 5.1 सजीव किससे बने होते हैं। 5.2 कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। 5.2.1 5.2 का सब पार्ट है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। 5.2.2 कोशिका भित्ति। 5.2.3 केंद्रक। 5.2.4 कोशिका द्रव्य। 5.2.5 कोशिका अंगक। कोशिका अंगक के 6 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है अंतर्द्रव्यी जालिका। सेकेंड गोल्जी उपकरण। थर्ड लाइसोसोम। फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया। फिफ्थ प्लास्टिड। सिक्स्थ रसधानियां और कोशिका विभाजन। इस पार्ट 1 में हम सिर्फ कोशिका भित्ति तक डिस्कस करेंगे और केंद्रक से हम पार्ट 2 में लेक्चर पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई इस अध्याय का नाम क्यों रखा गया है और मौलिक इकाई का मतलब क्या होता है। तो जीवन की जब भी बात आएगी उसमें जीवों की बात की जाएगी। अब जीव उसमें एनिमल भी आते हैं और मनुष्य भी आते हैं और उसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, मतलब जिसमें जीव मौजूद है। तो जीवन की मौलिक इकाई तो मतलब क्या है, एक जीव चाहे एनिमल हो, मनुष्य हो या पेड़ पौधे हो, उन सभी की मौलिक इकाई क्या है, मतलब वो किस तरह से बने हैं। तो जब मौलिक इकाई की बात होती है तो तुम देखो कि एक छोटा सा सीड होता है, उस सीड से एक बड़ा सा वृक्ष उत्पन्न होता है। तो ये इतना लंबा प्रोसेस होने से ही वो एक बड़े वृक्ष में तब्दील होता है। तो उसकी मौलिक इकाई क्या है, क्या वो मौलिक इकाई सीड है। तो अगर हम देखेंगे किसी भी जीव या जंतु की मौलिक इकाई तो हमें वहां पर पता चलेगा कि किस तरह से वो जीव उस मौलिक इकाई से लेकर एक बड़ा सा वृक्ष या जीव या मनुष्य बनता है। इन्हीं चीजों के बारे में इस अध्याय में हम डिस्कस करेंगे। कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा। सेल कोशिका का लैटिन शब्द है जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है। तो सन 1665 में सबसे पहले हुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट वृक्ष की एक छाल ली। तो वृक्ष की छाल को लेने के बाद उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा और उन्होंने पाया कि उसमें कई छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। तो इन्हीं छोटे छोटे कमरों को उन्होंने कोशिका या सेल नाम दिया। उपरोक्त घटना छोटी थी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है।
सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। जब हुक ने 1665 में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से यह सिद्ध किया कि जो भी एक वृक्ष की छाल है उस पर छोटे छोटे कमरे बने हुए, उन कमरों को कोशिका कहा जाता है। तब से लेकर आज तक जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग किया जाने लगा। फाइव पॉइंट वन, सजीव किससे बने होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्रियाकलाप 5.1 करते हैं। प्याज का एक छोटा टुकड़ा लो। चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की ओर या फिर भीतरी सतह से झिल्ली उतार सकते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉश गिलास में रख लेते हैं। इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। अब हम इस झिल्ली से क्या करें। एक कांच की स्लाइड लो, इस पर पानी की एक बूंद डालो। अब वॉश गिलास में रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रख दो। यह ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। अब इस पर एक बूंद संक्रामाइन की डालो और उसे कवर स्लिप से ढक लो। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले न आने पाए। अपने अध्यापक से सहायता भी ले सकते हैं। हमने प्याज की झिल्ली की एक अस्थायी स्लाइड बनाई है। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। जब हम ये पूरा प्रोसेस करेंगे तो हम पाएंगे कि आपने क्या देखा। क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं। क्या यह चित्र 5.2 जैसा दिखाई देता है। अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं, क्या हम एक समान संरचना को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न। तो ये हमारा क्या है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। तो टॉप पर आप देखोगे नेत्रिका लेंस लगा है। उसके थोड़ा सा नीचे देखेंगे कि एक प्रारंभिक समायोजन मतलब स्क्रॉल करने के लिए एक चीज लगी हुई है। और उसके नीचे है सूक्ष्म समायोजन, छोटा सा और है जो चीजों को स्क्रॉल कर सकता है। फिर उसकी भुजा है और लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे कि दह नालिका पूरा बना रखा है गोल सा, जिसमें से वो रेज अंदर जा रही है। और मंच पर आप देखेंगे कि अभिदृश्यक लेंस है जो ऊपर से उसको हम देखेंगे तो वो उसको विजिबल बनाता है। और सूक्ष्मदर्शी पर स्लाइड रखी है और उस पर एक क्लिप लगी हुई है। मंच के नीचे घूर्णी पेच लगा है और उसके नीचे एक दर्पण है, परावर्तक दर्पण, और उसका नीचे बेस है। जब हम इसके ऊपर जो हमने एक स्लाइड बनाई है प्याज की झिल्ली की और अलग अलग साइज की प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई है, जब हम इसको ऊपर रखकर चेक करते हैं तो हमें कुछ प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं इस समान दिखाई देती हैं। चाहे प्याज का आकार छोटा हो या बड़ा, उन सभी में इसी तरह की एक समान कोशिकाएं दिखाई देंगी। और इन कोशिकाओं में जो ये ब्लैक डॉट आप देख रहे हैं इन्हें केंद्रक कहते हैं। तो ये सभी जो कोशिकाएं होती हैं सभी में केंद्रक मौजूद होता है। तो ये है प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं। जब हम ये क्रियाकलाप करेंगे तो इससे निष्कर्ष हमारा क्या निकलेगा, ये संरचनाएं क्या हैं। तो हम पूछेंगे, हमारे मन में सवाल आया कि ये संरचनाएं क्या हैं। तो ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। तो हमने चाहे प्याज का आकार छोटा हो या प्याज का आकार बड़ा हो, तो इन सभी की संरचनाएं क्या होंगी, एक समान ही होंगी। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना शल्ककंद बनाते हैं जैसे प्याज।
और इस क्रियाकलाप का निष्कर्ष निकलता है क्या कि विभिन्न प्रकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान हैं। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। प्याज का आकार चाहे बड़ा हो या छोटा, जो उसके ऊपर कोशिकाओं की संरचनाएं हैं वो एक ही समान हमें दिखाई देंगी। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं शलगकंद प्याज की मूलभूत इकाई हैं। और यही जो छोटे छोटे कमरे की तरह दिख रही हैं हमें संरचनाएं, ये क्या है? प्याज की मूलभूत इकाई हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? जीवन की मौलिक इकाई। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं और इन्हीं संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। तो आपसे कोई भी पूछे कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा? कोशिका। ना केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिक भी होते हैं। तो हमारे आसपास मौजूद जितने भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं वो सभी के सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। और कोई जीव जंतु है तो उसमें एक जो जीव जंतु है, एक स्पीशीज जो है, उनमें एक ही तरह की कोशिकाएं दिखाई देंगी, चाहे उस जीव जंतु का साइज छोटा हो या फिर बड़ा हो, जिस तरह से हमने प्याज में क्रियाकलाप करके देखा। और कुछ एक कोशिक जीव भी होते हैं जिसमें एक ही कोशिका होती है। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चलता है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लैमिडीमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती हैं। तो एक कोशिका जैसे जीव हैं अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये क्या है? एक कोशिकीय जीव हैं। इन जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं फंजाई, जिसे कवक भी कहते हैं, पादप तथा जंतु। और बहुकोशिक जीव भी होते हैं जिनमें क्या होता है कि अनेक कोशिकाएं होती हैं और ये अनेक कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है और उन्हीं कार्यों के अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार के अंगों का उनमें निर्माण भी होता है। जैसे पादप है और जंतु है। जैसे अगर जंतु की एनिमल की बात करें तो उनमें हाथ होते हैं, उनका जो फेस होता है वो भी है। तो हमारे बाहर की कोशिका का जो निर्माण है वो अलग तरीके से हुआ है और हमारी जो भीतरी कोशिकाएं, शरीर के अंदर की कोशिकाएं हैं, उनका निर्माण अलग तरीके से हुआ है। क्या हम कुछ और एक कोशिक जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? आप एक कोशिक जीवों के विषय में और पता कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसको मैसेज करके हमें बताइए। एक बहुकोशिक जीव एक कोशिक जीव से ही विकसित हुआ है। तो कोई भी बहुकोशिक जीव हो वो पहले शुरुआत में, मतलब जब उसकी फंडामेंटल इकाई रची जा रही होगी, वो एक कोशिक जीव ही होगा। वो एक कोशिका से डिवाइड होते होते, मल्टीप्लाई होते होते बहुकोशिक जीव में विकसित हो गया। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। तो एक सिंगल सेल, एक सिंगल कोशिका, वो मल्टीप्लाई होती रहती हैं, विभाजित होती रहती हैं और अपनी ही जैसी, सेम अपनी ही संरचना जैसी संरचनाएं बनाती रहती हैं, कोशिकाएं बनाती रहती हैं। और वो जब कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती रहती हैं तो वो एक बहुकोशिक जीव का निर्माण करती हैं। इसे भी जाने तो एनसीईआरटी की किताब में कुछ पॉइंट दिए होते हैं, बॉक्स बने होते हैं, तो हमें उसको भी पढ़ना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है? कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। तो ये एक नंबर का
सवाल आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कोशिका का पता किसने लगाया, तो वो रॉबर्ट हुक। तो इसे हमें जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें वो जानकारी है जो साइंटिस्ट या फिर वैज्ञानिक ने रिसर्च करके उनके बारे में बताया गया है। उसने कोशिका को कार की एक पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूवेनहॉक 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब की जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। अब एक नंबर का सवाल आ सकता है एग्जाम में कि कोशिका में जो केंद्रक है उसका पता किसने लगाया। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हैं, जानते हैं, तो आप वो सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन। जे.ई. पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन 1838 तथा टी स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने हैं। यह सिद्धांत कब आया कि कभी जो भी है, जो सभी पौधे हैं और जंतु वो कोशिका से बने, तो किसान सिद्धांत किसने दिया? स्लीडन और स्वान ने। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सिद्ध भी कर दिया कि जो सभी पौधे और जंतु है वो कोशिका से बने हैं और उनकी जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। अगले वैज्ञानिक है विर्चो। विर्चो ने 1855 ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं और यहाँ पर उन्होंने और आगे एक कदम बढ़कर बताया कि जो कोशिका है, जो पूर्ववर्ती कोशिका है, वही कोशिका आगे विभाजित होकर एक संपूर्ण जीव का निर्माण करती हैं। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को उसको समझना संभव हो सका। क्रियाकलाप 5.2 हम पतली पत्ते की झिल्ली, प्याज की मूलार्ग अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली की स्थायी स्लाइड बना सकते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यही क्रियाकलाप हम पत्ते की झिल्ली के साथ कर सकते हैं, यहाँ की प्याज की जो जड़ है उसके साथ भी कर सकते हैं, या विभिन्न प्रकार के प्याज की झिल्ली लेकर भी अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। तो इन सभी को करने के बाद हमारे पास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देने पड़ेंगे। क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? यस, सभी कोशिकाएं आकार और आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? इसका भी जवाब होगा क्या? सभी संरचनाएं जो है कोशिका की वो एक जैसी ही दिखाई देती हैं। क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? हाँ, पादप के भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में अंतर है, क्योंकि जो जड़ की कोशिका होगी वो अलग तरीके की होगी और जो उसका तना होगा उसकी कोशिका अलग तरीके की होगी। हम कोशिकाओं में क्या समानताएं दिखाई देती हैं? इस सभी में केंद्रक मौजूद है। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। तो कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें बहुकोशिकाएं हो सकती हैं।
निम्नलिखित तस्वीर को देखें, ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं। अब जो आप यहाँ पर चित्र 5.3 देख रहे हैं, ये मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं हैं। इसमें सबसे पहले आप ये जो पतली सी देखेंगे, चिकनी पेशी कोशिकाएं हैं। तो ये चिकनी पेशी कोशिकाएं है और ये हमारे जो मांसपेशियां होती हैं वहां पर होती है। और ऊपर क्या है, रुधिर कोशिकाएं जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट क्या है, तंत्रिका कोशिका। और सेंटर में क्या, अस्थि कोशिका, ये हमारे बोन्स में होता है। और नेक्स्ट क्या है, अंडाणु। और नेक्स्ट क्या है, शुक्राणु। तो ये सभी हमारे जीन्स में होते हैं। नेक्स्ट क्या है, वसा कोशिका। और ये वसा कोशिका हमारे आइज में। तो ये सभी क्या है, मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिक अमीबा। तो कोशिकाओं की आकृति और उनके विशिष्ट कार्य के अनुरूप ही होती है। और कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जो आकार अपना बदलती रहती है, जैसे कि एक कोशिक जीव है अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, तो इसका आकार जो है स्थिर रहता है। और तंत्रिका कोशिका में जो कोशिकाएं होती हैं वो विशिष्ट कार्य करती हैं। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। ये सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? तो सभी जीवित जीव हैं, उनमें कोशिका के कुछ मूलभूत कार्य हैं। तो ये कार्य कैसे करते हैं देखते हैं। बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्य क्या है, एक बहुकोशिक जीव है और इसमें श्रम विभाजन है। प्रत्येक कोशिका का इसमें क्या है, प्रत्येक कार्य है। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन का पाचन आदि। तो हमारे जो दिल का काम क्या है, हृदय का काम क्या है, वो खून को पंप करना। दूसरा हमारे पेट का काम क्या है, भोजन का पाचन करना। एक कोशिक में भी श्रम विभाजन होता है। प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। अब बता रहे हैं कि एक कोशिक जीवों में भी श्रम विभाजन होता है और उनमें कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। और प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। और ये दोनों ही चीजें हमें अमीबा में देखने को मिलती हैं। कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है। किसी कोशिका में जब कोशिकांग रहेगा तभी वो कोशिका जीवित रहेगी, क्योंकि नया पदार्थ तभी बनेगा जब उसमें कोशिकांग होगा। और जो कोशिका से जो अपशिष्ट निकलेगा उसका निष्कासन भी कोशिकांग के द्वारा ही होगा। और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। तो कोशिकाओं के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। एक कोशिका मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या हैं अथवा वह किस जीव में पाई जाती हैं। तो सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है, आइए देखते हैं। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। जब हम किसी
कोशिका को देखते हो तो उसमें 3 गुण हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहला है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक तथा तीसरा कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाहरी पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। 5.2.1 प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोक सकती है। कोशिका झिल्ली इसलिए वर्णात्मक परागम्य झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ एक सवाल आता है कि वर्णात्मक परागम्य झिल्ली किसे कहते हैं। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है और यह कुछ पदार्थों को अंदर आने जाने देती है और अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक परागम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं? कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। तो कोशिका क्या करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन वो भी उसको आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा हो सकता है, लेकिन उसमें क्या रहेगा कि उसकी जो गति रहेगी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर रहेगी। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रियाएं कोशिका में होती हैं। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है जो कोशिका से निकलता है जिसका निष्कासन आवश्यक है, तो कोशिका क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है और CO2 का निष्कासन, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करती है। तो CO2 कोशिका में एकत्र हो जाते हैं तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाहरी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसा कि कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर सामान्य उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। इस प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। तो सिंपल सा है यहाँ पर कि जो ऑक्सीजन है, अगर कोशिका जो सेल है कोशिका के अंदर अगर ऑक्सीजन कम है तो विसरण प्रक्रिया द्वारा वो बाहर से ऑक्सीजन लेगी और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है CO2 उसको विसरण प्रक्रिया द्वारा वो बाहर निष्कासित करेगी। अंततः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आदान प्रदान और दान प्रदान दोनों ही में क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करती है। जो कोशिका है वो विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करती है, क्योंकि जल में भी क्या है, जो जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। तो जल जब उसी तरह से व्यवहार करता है जिस तरह से गैस है, क्योंकि विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जल और गैसों पर लागू होती है। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक परागम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलय सांद्रता की ओर होता है। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है।
तो इसको हम जानने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें ये 3 घटनाएं देखने को मिलेंगी। यदि कोशिका को तनु विलीन वाले मध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम, जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। तो ये एग्जाम में सवाल भी आता है कि अल्प परासरण दाबी विलयन किसे कहते हैं। तो आप यहाँ से सीधे सीधे इसको समझकर और याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम जल कोशिका के अंदर गया, इसे कोशिका फूलने लगेगी। क्योंकि आप अगर किशमिश लो, किशमिश को डालो और उसको रात में 10-12 दाने किशमिश के डाल दो, उसमें कुछ पानी डाल दो और सुबह तक देखोगे कि वो किशमिश मोटे हो जाएंगे। इससे पता क्या चलता है, अल्प परासरण दाबी विलयन बन जाता है। जिससे क्या होगा कि वो किशमिश फूल जाएंगे और मतलब क्या हुआ इसमें कि वो जल जो है उस किशमिश की कोशिका के अंदर चला गया, जिसकी वजह से वो फूल गया। दूसरी घटना क्या है, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिससे बाहरी जल की सांद्रता कोशिका में से जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा है अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आया। और जब हम ऐसी कोशिका को उस विलयन में रखते हैं जिसमें जो उसके अंदर मौजूद जल है उस कोशिका में और बाहर से जो सांद्रित जल है अंदर आया और अंदर वाला जल बाहर गया कोशिका के, तो उसमें कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरह से उस विलयन को हम समपरासरी विलयन कहते हैं। घटना 3 क्या है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलय अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आ जाएगा और कम जल अंदर जाएगा, इससे कोशिका सिकुड़ जाएगी। और जब हम कोशिका को किसी ऐसे विलयन में डालते हैं जिसमें क्या होता है, जल आकार तो जा रहा है लेकिन जो कोशिका का जल है वो ज़्यादा अधिक उस विलयन में मिल जाता है, जिससे क्या होता है वो अति परासरण दाबी विलयन कहलाता है। इसमें क्या होगा कि वो कोशिका सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार के विसरण की एक विशेष विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। तो इसे हम जानने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 5.3 अंडे से परासरण। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाओ। इसका कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक पतली बाहरी त्वचा झिल्ली अब अंडे को घेरे रहती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो। आप क्या देखते हैं, अंडा फूल जाता है क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। क्योंकि जो अंडा है जब हम उसको बॉईल करते हैं, जब उसका कवर आप निकाल दो तो अंडा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। इस प्रकार एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखो और 5 मिनट तक अवलोकन करो। अंडा सिकुड़ जाता है। क्यों? जल अंडे से निकल कर नमक के विलयन में आ जाता है क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्र है।
अब अधिक सांद्रता वाला विलीन होगा तो जो कोशिका है उसके अंदर से जल निकलकर उस विलयन में मिक्स या घुल जाएगा, और कम सांद्र वाला विलयन होगा तो वो उस कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा और विलयन वो कोशिका फूल जाएगी, जिस तरह से अंडा फूल गया है। इस प्रकार क्रियाकलाप में हम सूखी किशमिश तथा खुबानी से भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं, और यही प्रोसेस ये क्रियाकलाप हम किशमिश से भी कर सकते हैं। जब किशमिश को आप पानी में डालेंगे तो वो फूल जाएगा, और उसमें अगर नमक वगैरह या डाल देंगे तो वो सिकुड़ जाएगा। और भी क्रियाकलाप 5.4 सूखी किशमिश अथवा खुबानी को जल में रखो और कुछ समय के लिए छोड़ दो। उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में रखो। आप निम्नलिखित अंतर देखेंगे। जब उन्हें जल में रखा गया तो वो जल ग्रहण करके फूल गई, और जब उन्हें सांद्रित घोल में रखा गया तो वे जल को बाहर निकालकर सिकुड़ गई। तो अगर नॉर्मल पानी में रखेंगे, नॉर्मल जल में रखेंगे, वाटर में रखेंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो कोशिका फूल जाएगी। लेकिन अगर हम उसी जल के अंदर कुछ चीज और एलिमेंट ऐड कर देते हैं जैसे नमक, तो वो क्या होगा कि वो कोशिका और भी ज़्यादा सिकुड़ जाएगी। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं प्रसरण द्वारा जल ग्रहण करती हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण प्रसरण का एक उदाहरण है। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अलवणीय जल, मतलब जिसमें नमक मिक्स ना हो। अधिकांश पादप का भी क्या होता है, जो जल ग्रहण करने का प्रोसेस होता है वो प्रासरण द्वारा ही होता है। और जो पौधे होते हैं, पौधे का जो मूल की कोशिका होती है वो भी प्रासरण द्वारा जल को का अवशोषण करती है। तो ये क्या है? प्रासरण विधि या प्रासरण प्रक्रिया का उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोशिका के अंदर अगर जल विसरण करता है या गैसें आदान प्रदान होती है तो उसको करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा कोशिका को कहाँ से मिलती है, आइए देखते हैं हम। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। और जो प्लाज्मा झिल्ली है वो इलेक्ट्रॉन का सूक्ष्मदर्शी होगा तो उसी से हम देख सकेंगे। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली है उसका लचीलापन ही क्या करता है, कोशिक जीवों में जो कोशिका के बाहर जो पर्यावरण मौजूद भोजन है वो और अन्य पदार्थ है उसको ग्रहण करने में सहायता करता है। और जब ऐसे इस प्रक्रिया द्वारा कोई एक कोशिक जीव भोजन ग्रहण करता है तो उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रकार प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो इसको जानते हैं। क्रियाकलाप 5.5 करते हैं। विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विषय में पता करें। इसके विषय में अपने अध्यापक से चर्चा करें। कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। तो जो पादप जो की कोशिकाएं होती हैं इसमें प्लाज्मा झिल्ली के अलावा भी कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है।
सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। और जो पादप कोशिकाएं हैं वो उसमें कोशिका भित्ति होती है और वो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और एक जटिल पदार्थ है जो कि एक संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा जो पानी की कमी होगी तो जो कोशिका झिल्ली होगी वो आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं और इससे क्या होगा कि जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है। इस परिघटना को हम निम्नलिखित क्रियाकलाप से देख सकते हैं। क्रियाकलाप 5.6 रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ। इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे, इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो रियो एक पेड़ है और उसकी पत्ती आप लेंगे तो उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो जब देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देंगे जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें एक हरा पदार्थ है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं और उस पर जो मौजूद हरे कलर का पदार्थ होगा उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। इस स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो और सूक्ष्मदर्शी से देखो हम क्या देखते हैं। अब रियो की पत्तियों को कुछ मिनट तक जल में उबालो। इसमें पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाएंगी। अब एक पत्ते को स्लाइड पर रखो और सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्ती का शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो और पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो हम क्या देखते हैं। क्या अब जीव द्रव्य कुंचन हुआ? निष्कर्ष क्या निकलता है? केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिकाओं में। तो इससे क्रियाकलाप से निष्कर्ष क्या निकला कि कोई भी अगर जीवित कोशिका है तभी उस कोशिका में परासरण की प्रक्रिया होगी। मृत कोशिकाओं में परासरण की कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। जल का कोई भी अवशोषण की मृत हो गई है तो उसकी कोशिका की जल अवशोषण करने की क्षमता खत्म हो गई जिससे परासरण नहीं होगा। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती हैं। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेते हैं और जो कोशिका भित्ति जो चाहे पौधे हैं वो कवक हो या बैक्टीरिया हो उसमें कम तनु विलयन या अल्प परासरण दायी विलयन में बिना फटे बनाए रखती हैं। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है। कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। इसीलिए क्या होता है कि जो कोशिका भित्ति के कारण जो पादप है उसकी कोशिकाएं परिवर्तनीय हैं और माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। मतलब उनको प्रहार करे तो सहन कर सकती है, लेकिन जो जंतु की कोशिका है वो तुरंत ही रिएक्शन कर देगी। अब 5.2 3 से हम केंद्रक से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम केंद्रक से डिस्कस करेंगे और ये जो लेक्चर है वो एनसीईआरटी की साइट और सीबीएसई की एकेडमिक साइंस और एनसीईआरटी की किताब से प्रिपेयर किया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पता चले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को जीवन की मौलिक
इकाई के बारे में पता चले।